बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इब्राहिम पीरजादा भी। बुलेटिन के आगाज में एक अहम खबर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुल्क को नई मिसाक़ी जमहूरियत की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी नए तर्ज की सियासत शुरू करना चाहती है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग महंगाई लीग बन चुकी है, ये फेल हो चुके हैं। अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज हैं। मजीद कहा कि नून लीग और तहरीक इंसाफ 18वीं तरमीम खतर करने का कहते हैं। हम इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। इक़्तिदार में आकर नौजवानों के लिए यूथ कार्ड लाएंगे, किसान को सब्सिडी देंगे, मजदूरों के लिए बेनज़ीर मजदूर कार्ड लाएंगे। नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि मैं करूँगा। आपको मालूम है कि जब कायदे अवाम ने इस पार्टी की बुनियाद रखी तो कायदे अवाम ने एक नया तर्ज सियासत की बुनियाद रखी, एक ऐसा सियासत जो इनकलाबी सियासत थी। जरदारी साहब भी अगर चाहते तो वो कहता कि जिसने मेरा जुबान काटा उसको मैं जेल में डालता हूँ, कि जिसने मुझे 12 साल जेल में कैदी रखा उनसे अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। सदर सरदारी ने वो नफरत और इंतकामी सियासत दफन करके एक नया तर्ज सियासत कायम की। महंगाई के लिए अगर दरवाजे PTI ने खोले तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज मुस्लिम लीग नहीं पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। काम अगर देखना है, काम अगर करवाना है, गरीबों को फायदा पहुंचाना है तो पीपल्स पार्टी के साथ देना है। और दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो, हमें बिलावल को सपोर्ट करना है, उनकी तरबियत करनी है। बिलावल पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेंगे। कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि बलोचिस्तान के दिल पर जख्म लगा हुआ है। हमने अपने दौर में इस पर कुछ मरहम रखा था, गैस हो या पेट्रोल या फिर कुछ और, सब बलोचिस्तान के आवाम का है। अफसोस है कि इस्लामाबाद को ये नज़र नहीं आता कि दिल बलोचिस्तान है। हमारे पास फॉर्मूला है कि पाकिस्तान को कैसे मजबूत बनाना है। एक पुराना सा शेर है, जब आपने नारा मारा प्राइम मिनिस्टर का कि ज़बाने खल्क़ को नकारे खुदा समझो, वो वक्त आएगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और इस दिल को जीतना बहुत जरूरी है। बेटे ने हर जगह वो गया, हर जगह उसकी शनाख्त थी। कुछ लोग उसको उसकी वालदा से जानते थे, कुछ लोग उसको अपने वालिद से जानते थे, कुछ लोग उसको उसके नाना से जानते थे, मगर आज लोग उसको अपनी शनाख्त से जानते हैं। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है। और तो दोस्तों, यही सोच है हमारी। पाकिस्तान हमने बनाना है, आपने हमारे साथ रहना है, आपके जोर पे हम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा कि 19 फरवरी 2010 को लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज तैनात हुए। 16 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की मिली। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत हों तो सदर को बताई जाती हैं। 16 फरवरी 2023 को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ सियासी और बदनीयती पर मुहिम का आगाज किया गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज की गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा कि दूसरा शोकाज नोटिस मेरे खिलाफ कार्रवाई में नकाइज दूर करने के लिए जारी किया गया। अपनी दरख्वास्त में जस्टिस मुजाहिर नकवी का मजीद कहना था कि मेरे टैक्स रिटर्न की तफसील किसी को नहीं दी जा सकती। गैर कानूनी तौर पर हासिल रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं। दरख्वास्त में वफाक को बजरिया वजारत कानून फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस सियासी कारकुनान के अगवा का नोटिस लें। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजीसा को खत लिख दिया। वफाक और सूबाई हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हिदायत जारी करने की भी इस्तदा कर दी। खत में लिखा, तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। वर्कर्स और रहनुमाओं पर झूठी FIRs दर्ज की जा रही हैं।
عدلیہ کے احکامات کے باوجود رہنما کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کو برابری کی سطح پر مہم چلانے میں کردار ادا کرے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے چیف جسٹس کو خط میں شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ۔ خط میں بتایا گیا کہ تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ رہنماؤں کو جبری گمشدہ کیا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کی سیاسی وفاداریاں زبردستی تبدیل کروائی جا رہی ہیں۔ خط میں چیئرمین پی ٹی آئی نے چیف جسٹس سے سیاستدانوں کی جبری گمشدگیوں پر کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید لکھا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں سمیت الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو الیکشن مہم کی اجازت دے۔ پیمرا کو حکم دیا جائے کہ دیگر جماعتوں کی طرح پی ٹی آئی کو بھی میڈیا کوریج فراہم کی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے خط میں کہا گیا کہ اس خط کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت پٹیشن کے طور پر لیا جائے۔ بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کے چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں سے اختلافات پر مبنی مبینہ آڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ آڈیو میں بشرا بی بی لطیف کھوسہ سے کہہ رہی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں ان کو آپ کے خلاف بھڑکاتی رہیں۔ بہنیں خان صاحب کو کہتی ہیں کہ لطیف کھوسہ نے سائفر اور 9 مئی سے متعلق بہت برا بولا ہے۔ لطیف کھوسہ بولے میں بدتمیزی کرنے والا نہیں ہوں، پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے۔ بشرا بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں میں اختلافات۔ وکیل لطیف کھوسہ اور سابق خاتون اول کی گفتگو پر مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ دونوں چیئرمین کی بہنوں سے شکوہ کرتے رہے۔ بلکہ وہاں پہ ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا۔ اچھا تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی، پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں۔ بشرا بی بی وکیل لطیف کھوسہ کو چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں کی شکایات بھی لگاتی رہیں۔ مبینہ آڈیو میں اپنی نندوں سے اختلافات کا کھل کر اظہار کرتی رہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے، میں نے وہ اصل میں ہوا یوں۔ انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہوئی تھی۔ بشرا بی بی نے لطیف کھوسہ کو بتایا کہ چیئرمین کی بہنوں نے زہر والی باتوں پر اعتراض کیا۔ میں نے ان کو آگے سے یہ کہا، میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں۔ میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے۔ وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں۔ وکیل لطیف کھوسہ بھی چیئرمین کی بہنوں سے متعلق اختلافات کا ذکر کرتے رہے۔ میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں، میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں، آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو مناسب۔ اسی بات کو انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری آپ۔ بشرا بی بی نے کہا کہ چیئرمین کی بہنیں خان صاحب کو آپ سے متعلق بھڑکاتی رہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ، ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے۔ ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کو کہتی تمہارے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا برا بول۔ بشرا بی بی نے مزید کہا کہ میں نے خان صاحب سے کہہ دیا ہے کہ میرے سارے کیسز تو لطیف کھوسہ ہی لڑیں گے۔ میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں۔ تحریک انصاف میں چیئرمین شپ سے متعلق پارٹی رہنماؤں کے متضاد بیانات، کون سچا کون جھوٹا یا کوئی نئی سیاسی حکمت عملی؟ جی ہاں، علیمہ خان نے لطیف کھوسہ اور سینیٹر علی ظفر کے 2 مختلف بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے دونوں کو ہی سچا قرار دیا۔ ادھر لطیف کھوسہ نے اپنے دیے ہوئے بیان پر قائم رہے، کہا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے کہا وہ میں نے کہہ دیا۔ بابر اعوان کا کہنا ہے کہ ابھی پارٹی میں چیئرمین کا الیکشن ہونا ہے۔ تحریک انصاف میں چیئرمین شپ کا معاملہ، چیئرمین پی ٹی آئی نے کس کو کیا ہدایات دی، بیان بازی کا سلسلہ رک نہ سکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان ہائی کورٹ پہنچی تو صحافی نے سوال پوچھا کہ لطیف کھوسہ اور علی ظفر میں کون ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ سابق وزیراعظم چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اور دوسرے فریق نے چیئرمین کا اعلان کر دیا۔ علیمہ خان نے سوال کا جواب دیتے ہوئے علی ظفر اور لطیف کھوسہ دونوں کو ہی سچا قرار دے دیا۔ لطیف کھوسہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اچھا لطیف علی ظفر بھی صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، آپ نے شاید سنا نہیں۔ وکیل لطیف کھوسہ نے صحافی کو سوال جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے جو چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا میں نے کہہ دیا ہے، جو دوسرا بیان دے رہے ہیں وہ ان سے پوچھ لیں۔ جو عمران خان نے کہا تھا میں نے کہہ دیا، اگر ان کو کوئی اور ہے تو وہ سنتے رہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آمد پر وکیل بابر اعوان سے لطیف کھوسہ اور علی ظفر کے بیان سے متعلق سوال پوچھا گیا تو جواب میں بولے ابھی پارٹی چیئرمین شپ کا الیکشن ہونا ہے۔ وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کی جیل ٹرائل کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت قانون اور انصاف کی سمری پر کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی نے اخراج مقدمہ کی ترمیمی درخواست
सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत का फैसला वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत में जमा ना कराने के बाइस किया गया है। इसी बारे में बात करते हैं। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। इदरीस, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखें ये साइफर केस में बड़ी अहम पेशरफ्त है कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो साइफर केस है उसकी समाअत जो है वो इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में ही होगी। ताहाल ट्रायल के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो अदालत में जमा ना कराया जा सका, जिसके हवाले से जज अबुल असनाद जुल्करनैन जो है वो कल सुबह 9 बजे जो है वो इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में ही इस साइफर केस से मुतल्लिक जो है वो समाअत करेंगे। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अगर अदालत में जमा जो है वो जमा ना होने के बायस ये फैसला किया गया है। अगर अदालत में ये नोटिफिकेशन कल सुबह तक जमा करा दिया जाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो अदालत जज जो है वो फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया इदरीस, आप इस बारे में बता रहे थे। और तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल करने की मुतफर्रिक दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना है आप अपने तहरीरी दलाइल दे दें, हम ऑर्डर पास कर देंगे। जबकि चेयरमैन पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज की भी सियासी मुलाकातें जारी रहीं। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की पार्टी सेक्रेटेरिएट में अहम बैठक। पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने मुलाकात की और एवनफील्ड केस में बरियत पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और जवाबी मुबारकबाद दी। मुलाकात में दोनों कायदीन ने मौजूदा सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर्स की मुलाकात हुई। मुलाकात में यूनियन कौंसिल की सतह तक यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री के अमूर पर मुशावरत हुई। तंजीमी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया। पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह, सरदार एयाज सादिक समेत दीगर रहनुमा भी पहुंचे और मुल्क की सियासी सूरत हाल और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुशावरत हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही कहते हैं कि लाडले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवामी अदालत में अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार रहें। हेरा फेरी के चैंपियन शरीफ बरादरान अल्लाह और अवाम की अदालत से कैसे बचेंगे? इबादुल हक की रिपोर्ट देखिए। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ की फौरी बरियत के बाद भी अब भी उनके लाडले होने में कोई शक बाकी रह गया है। साबिक वज़ीर आला के मुताबिक इस बार अवाम उन्हें इलेक्शन में आटे दाल का भाव याद करवा देंगे और महंगाई के शहनशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। परवेज इलाही कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब अवाम इनके लाडलों को वोट के जरिए बाहर निकालेंगे और ये मुंह छुपाते फिरेंगे। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों अपने केस खत्म करा के भी सुरखरू नहीं हो सकते, अवाम को जवाब देना होगा। परवेज इलाही ने कहा कि तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में उतरेगी, इंशाल्लाह कामयाबी भी हासिल करेगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। पीटीआई पूरे मुल्क में हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। उधर परवेज इलाही की गाड़ी को अदालत आते हुए हादसा पेश आया, लेकिन वो महफूज रहे और टकराने वाली वकला की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। परवेज इलाही ने सरकारी गाड़ी की टक्कर का अजाला भी अपनी जेब से अदा किया। दूसरी तरफ स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में कार्रवाई 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीह कर दी। बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुस्लिम लीग नून के 2 मरकजी रहनुमाओं में ठन गई है। दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एहसन इकबाल की नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह पर नाकाम हो गई थी। एहसन इकबाल बल्दियाती हुकूमतों से मुताल्लिक़ खुद को अक्ले कुल समझते हैं। दानियाल अजीज के बरहम होने के मजीद क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे जिससे लोकल गवर्नमेंट्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, ताकि सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर
लोकल गवर्नमेंट्स की बका ना हो। बल्दियाती हुकूमतों से मुताल्लिक बिल में तब्दीली। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का ये बयान दूसरे रहनुमा दानियाल अजीज को एक आंख न भाया। दानियाल अजीज ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले कि एहसन इकबाल बल्दियाती हुकूमतों से मुताल्लिक खुद को अकले कुल समझते हैं। एहसन इकबाल की वजह से नून लीग की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। एहसन इकबाल की नाअहली थी जो गरीब पाकिस्तानियों को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ा। दानियाल अजीज ने सवाल उठाया कि एहसन इकबाल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर काबू क्यों ना पा सके। इस नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह पर मुकम्मल नाकाम हो गई थी। पाकिस्तान की रिकॉर्ड महंगाई हो रही थी। उस दौरान एहसन इकबाल साहब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी उसके हेड थे। अवाम तो इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही है कि इसमें कैसे वो आगे चलें, जिंदगी कैसे बसर करें, दो वक्त की रोटी कैसे खाएं। तो बजाय उस चीज का जवाब देने का ये हमें मुकामी हुकूमतों के बारे में बताना शुरू हो गए। दानियाल अजीज ने तो यहाँ तक कह दिया कि पार्टी एहसन इकबाल की नाअहली का नोटिस ना भी ले तो अवाम इसका नोटिस लेंगे। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा के तातीलात का ऐलान कर दिया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियाँ 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। इजलास में फैसला किया गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने की वजह से पंजाब में तालीमी इदारे कल खुले रहेंगे। रवां हफ्ते कोई पाबंदियां नहीं होंगी।